दोस्तों नमस्कार। आप कोई भी टीवी चैनल खोलिए, आपको लैंडस्लाइड की घटनाओं के चित्र देखने को मिलेंगे। कहीं पे सड़कें धंस रही हैं, गांव बर्बाद हो रहे हैं, बसें खाई में गिर रही हैं, कारों के ऊपर पत्थर गिरे हुए हैं, सड़कें टूट रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। अचानक इतनी तेजी से हिमालय क्यों टूटने लगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। हिमालय को हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों, हिंदुस्तान की जो आबादी है, अगर आप मेजॉरिटी देखें जो नॉर्थ इंडिया में है, अगर पानी का सोर्स कहीं से आता है तो वो है हिमालय। और अगर हिमालय नहीं रहा तो हिंदुस्तान में, खासकर नॉर्थ इंडिया में क्या होगा और उसका असर फिर साउथ इंडिया में क्या होगा, मतलब कि पूरे भारत में क्या होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर तरफ बर्बादी के मंजर होंगे। इसीलिए जो हमारी लाइफलाइन है, जो इस देश को बचाती है, लाइफलाइन जिसको हम हिमालय बोलते हैं, अगर हमने उसको नहीं बचाया तो बुरे दिन निश्चित है। इस तरह की तस्वीरें दोस्तों आपको अक्सर दिखती रहती हैं टीवी स्क्रीन पर, मैगजीन्स में, और लोग सोशल मीडिया पे बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि जो सोशल मीडिया में आप शेयर करते हैं, आज का जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं इसको जरूर शेयर करिए। क्योंकि जो दुर्घटनाएं हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उनसे कैसे रोका जाए, इस डिस्कशन में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आपने देखा दोस्तों, एक नहीं, हर जगह अलग अलग घटनाएं लगातार हो रही हैं और इसको बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये इक्का दुक्का घटनाएं हैं? क्या ये कुछ क्षेत्रों में सीमित है? इसको भी समझना जरूरी है। दोस्तों, आज जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, आप ये देखिए कि मैं आपको तीनों राज्यों के नक्शे दिखाऊंगा, कश्मीर का, हिमाचल का और उत्तराखंड का। कश्मीर में ये जितने आपको डॉट्स दिख रहे हैं, यहां पे लैंडस्लाइड हो चुकी है। वर्चुअली आप देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। अब इससे तो इसके आसपास ही गांव भी होंगे क्योंकि पहाड़ी इलाका है। जहां जहां बस्तियां हैं उसके आसपास आपको लैंडस्लाइड होता दिख रहा है। ऐसा क्यों है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं हिमाचल की। अब आप देखिए, पूरा हिमाचल लगातार लैंडस्लाइड एक के बाद हर जगह हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी क्या आफत आ गई अचानक कि लैंडस्लाइड बढ़ने लगे, इसको भी समझना होगा। और खासकर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां दिल्ली से लोग जाते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग जाते हैं, उत्तराखंड, आप जो ब्लैक ट्रायंगल देख रहे हैं दोस्तों, वर्चुअली हर डिस्ट्रिक्ट और हर लोकेशन में लैंडस्लाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है? हमारा हिमालय क्या टूट रहा है, बिखर रहा है? इतना फ्रेजाइल क्यों है कि हर जगह से टूट बिखर रहा है? इसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको शेयर करिए और इस मुद्दे पर चर्चा करिए। यह बहुत जरूरी है। अब हम एक एक करके कुछ बातों का बहुत ब्रीफली चर्चा में लाएंगे, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा जो हिमालय है वो बहुत पुराना पहाड़ नहीं है। अगर आप देखें तो ये सिर्फ 5 करोड़ साल पुराना है। 5 करोड़ साल का मतलब क्या होता है? हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है? और पृथ्वी छोड़िए, जो हमारी अरावली है, गुड़गांव से अगर आप आगे जाते हैं और जयपुर और अजमेर तक, इवन उदयपुर तक, जो पूरा राजस्थान के बीच में अरावली का क्षेत्र आता है, जो उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को अलग करता है, इस बात को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह समझने को मिलेगा कि जो हमारा अरावली है वो 3.2 बिलियन ईयर्स पुराना है। और उसके मुकाबले जो हिमालय है वो यंग है, बच्चा है। अब बच्चा अगर ये आपका पहाड़ है तो इसका मतलब ये है कि उसकी परवरिश हमें बहुत ध्यान से करनी। ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी। अब ये हिमालय बना क्यों? जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि जब धरातल की, जिसको हम प्लेट्स बोलते हैं, सिस्मिक प्लेट्स बोलते हैं, जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो वहां पे जो पठार, जो ऊंचाई आती है, जिसको हम पहाड़ बोलते हैं, ये हिमालय उसी की देन है। यूरेशिया और साउथ एशिया की जब टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे की तरफ जा रही हैं और उसके बीच में जो एनर्जी जनरेट हो रही है जिससे वो पहाड़ बना है, ये उसका नतीजा है।
और ये अभी पहाड़ बनना रुका नहीं है दोस्तों। अगर आज भी आप ध्यान से देखें तो हर साल जो साइंस बोलती है 5 mm हर साल हिमालय ऊंचा होता जा रहा है। अब जब हिमालय हर साल 5 mm ऊंचा होगा तो आप समझिए कि अगर आपका घर है और आपने वहां घर बनाया और वहां उसकी जमीन हर साल 5 mm सरक रही है तो क्या होगा? आपकी फाउंडेशन कहीं और थी, अब वो अगर सरक रही है और ऊंची नीची हो रही है कहीं से भी, तो आप समझिए कि 10 साल में क्या होगा? 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की जब हम बात करते हैं तो अगर आप दीवार को 5 सेंटीमीटर हिलाएंगे तो क्या होगा? दीवार में क्रैक्स आ जाएंगे। और यही कारण है कि जब भी हल्का सा भूकंप आता है पहाड़ों में तो लगातार जो घर है वो गिरने क्यों लग जाते हैं, क्योंकि उनमें ऑलरेडी क्रैक डेवलप हो चुका होता है, लेकिन हम उसमें रिपेयरिंग करके प्लास्टरिंग करके हम उसको कवर कर देते हैं। हकीकत यह है कि दीवारों में क्रैक है, उनको सिर्फ एक झटके की जरूरत होती है और वो गिरने लगती है। तो अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि जब भी पहाड़ों में भूकंप आता है तो बहुत ज्यादा नुकसान क्यों होता है, क्योंकि घरों में इसलिए क्रैक है, पहाड़ की ऊंचाई हर साल बदल रही है। एक बात तो ये क्लियर है। दूसरा, ये जो हिमालय का पूरा क्षेत्र है ये अर्थक्वेक प्रोन क्षेत्र है। अगर हम देखें तो जो इसका जोन है 4 और 5 मतलब हाईली प्रोन, जैसा मैंने आपको कहा कि टेक्टोनिक प्लेट जब मिलती हैं तो अर्थक्वेक आते ही है, तभी तो पहाड़ ऊपर हो रहा है और ये वहां पे है। और ऐसा हमने देखा, कश्मीर में अर्थक्वेक आया, नेपाल में आया, और आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदू कुश पहाड़ियां, हिमाचल और पहाड़ों के आसपास आपको अर्थक्वेक की अक्सर सूचनाएं आती रहती हैं। फिर रही बात क्लाइमेट चेंज की, उसका असर बहुत हो रहा है। हैवी स्नो आपकी वहां होती है, बारिश पड़ती है, फिर गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है तो स्नो मेल्टिंग बढ़ रही है। क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हमने देखी है जिसके कारण फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हो रही है। और ये घटनाएं आपको याद होगी, केदारनाथ मंदिर का जो डिजास्टर था, उसके अलावा चमोली में फिर फ्लडिंग और लैंडस्लाइड जो अभी चल रही हैं, ये कोई नई बातें नहीं है, अब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो खतरनाक है, जिसके कारण ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, हर साल 2% जो फॉरेस्ट कवर है वो घट रहा है। 2% हिमाचल के ऊपर या पूरे हिमालय के अंदर अगर हम देखें, क्यों घट रहा है 2%? क्योंकि आबादी 2% के करीब बढ़ रही है। फिर वहां पे हम टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? पहाड़ कटेंगे तो पहाड़ों पे जो पेड़ हैं वो भी कटेंगे। तो जो इकोसिस्टम स्टेबलाइज हो रहा था, हमने उसको डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। और यही कारण रहा कि हमने डिफॉरेस्टेशन किया कंस्ट्रक्शन के कारण, और जो बायोडाइवर्सिटी थी वो भी नष्ट हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर बढ़ रहे हैं, फ्लड्स लगातार आ रहे हैं, आंकड़ा ये कहता है दोस्तों कि 1975 के बाद से लेकर अभी तक 25% जो बर्फ है वो खत्म हो चुकी है, हम लोग खो चुके हैं। अगर यही रफ्तार रही तो क्या 50 साल बाद, 100 साल बाद हमारी नदियां वहां से शुरू होंगी, या सिर्फ बारिश का पानी आएगा वहां से? क्या ये हमारी नदियां 12 महीने बह पाएंगी? जब ग्लेशियर ही नहीं होंगे, जब बर्फ ही नहीं पिघलेगी, बर्फ होगी ही नहीं, तो क्या होगा? तो हमें सिर्फ बारिश के पानी का इंतजार करना होगा। सोचिए उस स्थिति में क्या होगा। और आबादी बढ़ रही है, पानी नहीं होगा तो क्या होगा? ये भी एक सोचने की बात है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं वो नेपाल और भूटान में काफी हद तक कम हो गए हैं। अर्बन प्रेशर ऑब्वियसली, करीब 20-25 करोड़ लोग हिमालय के ऊपर रहते हैं। जब इतने सारे लोग रहेंगे तो बहुत सारी हरकतें होंगी, मकान भी बनेंगे, सड़कें भी बनेंगी, बाकी काम भी होंगे, टनलिंग भी होगी। तो ये सब चीजें हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं हिमालय। साथ में हम अपने डेवलपमेंट के नाम पे जो अर्बनाइजेशन, हाइड्रो पावर, टूरिज्म, ये जो इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, किसकी कीमत पे? हम कर रहे हैं हिमालय की कीमत। अल्टीमेटली बोझ तो उसी हिमालय को उठाना है, इस बात को हमें समझना होगा। और जब हम बात करते हैं फ्रेजिलिटी की, मेल्टिंग ग्लेशियर की, तो जो हमारा इकोसिस्टम है, 20% जो दुनिया की आबादी है वो हिमालय पे निर्भर है, ये बात भी हमें समझनी होगी।
लेकिन अब मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि फिर इतनी लैंडस्लाइड क्यों हो रही है, हम इसको रोक क्यों नहीं पा रहे? इसको भी जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जब बारिश होती है तो दोस्तों क्या होता है? जब बारिश होती है, जैसा आपको पता है कि हैवी मॉनसून रेन जब होती है तो जो पेड़ तो हमने काट दिए, ऊपर से पानी पड़ा। जब वहां पानी पड़ा तो क्या होगा? मिट्टी बहेगी, लूज होगी, अनइवन मूवमेंट होगा, कहीं पे मिट्टी का लोड पड़ेगा, कहीं पे क्रैक्स होंगे, उसमें पानी घुसेगा। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो सॉइल और रॉक को लूज करने लगती है, क्योंकि जब पानी बहता है वो भी फोर्स से बहता है तो उसके आसपास जो पत्थर हैं वो भी हिलते हैं और उनके साथ जो लगे हुए दूसरे पत्थर हैं उन पे भी उसका असर पड़ता है। तो कुल मिला के ये पूरा सिस्टम लूज होने लगता है। अब होगा क्या? जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो ग्लेशियर है वो तेजी से पिघल रहे हैं। जब वो पिघल रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? तो जो वक्त के साथ हम जब डेवलपमेंट करते हैं, सड़कें खोदते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो जो पहाड़ों में क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो जब वो क्रैक है, ऊपर से बारिश गिरी या ग्लेशियर का पानी आया तो क्या हुआ? उन क्रैक्स के अंदर घुसता है। कहाँ जाएगा? जहां पानी को जगह मिलेगी वो अंदर घुसेगा। पानी अंदर चला गया, अब अचानक तो सूखेगा नहीं, तो अंदर पानी इकट्ठा होता रहता है। कहीं पे गहरा क्रैक है, कहीं पे हल्का क्रैक है, हमें नहीं पता कितना है, पहाड़ है। अब उस स्थिति में क्या होता है कि जब वहां पानी घुस गया उस क्रैक में तो वहां पे वो अपना असर दिखाने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? जैसे ही सर्दियां आती है और पानी वहां अंदर घुसा हुआ है, तो आप थोड़ा सा फिजिक्स को अगर ध्यान से समझें तो जब बर्फ बनती है ना तो वो अपना आकार बढ़ाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है पानी का। तो ये जब पानी उस क्रैक के अंदर घुस जाता है और जब सर्दियां आती हैं तो ये पानी जब जमता है तो ये वहां पे क्रैक को बढ़ा देता है। इसीलिए अब आप ये देखिए कि जब वो क्रैक बढ़ जाता है तो वहां पत्थरों में और दरारें बढ़ जाती हैं। जो एक दूसरे से बंधे हुए थे वो अब अलग होने लगते हैं, एक दूसरे को छोड़ने लगते हैं, क्योंकि बीच में पानी ने बर्फ का रूप ले लिया और उसने क्रैक को और डीप कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जब थोड़ी और बारिश होती है, ऊपर से और प्रेशर आता है या डेवलपमेंट वर्क होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है वो पत्थर जब लूज हो जाता है तो वो ऊपर से नीचे बहने लगता है, जिसको आप लैंडस्लाइड बोलते हैं। ये स्थिति रही है इस पूरे सिस्टम में। और जब आप रोड्स बनाते हैं और जब हम टनलिंग का काम करते हैं तो हम तो उस छोटे से क्षेत्र में सुरंग बनाते हैं या वहां ब्लास्ट करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो उसकी वाइब्रेशन है वो पहाड़ों में कहीं ना कहीं क्रैक डेवलप कर रही है। और उन क्रैक्स में जब पानी घुसता है और जब मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से बारिश और फिर सर्दी, जब ये साइकिल चलता है तो वो पत्थरों में क्रैक बढ़ता रहता है। जब ये क्रैक बढ़ता रहता है तो क्या होगा? अल्टीमेटली लैंडस्लाइड होगा। अब सवाल इस बात का है कि इन पत्थरों को रोका कैसे जाए? अब उसका एक ही तरीका है कि हम वहां पे काफी ज्यादा वृक्षारोपण करें, क्योंकि जो जड़ें हैं वही तो बांध पाएंगे, और तो आप रस्सी से बांध नहीं सकते। तो जो पेड़ लगेंगे, वेजिटेशन जिनकी डीप रूट्स होंगी, जब तक हम उन पेड़ों को वहां नहीं लगाएंगे पूरे पहाड़ों पे तो वो एक दूसरे को बांध नहीं पाएंगे। जब वो बांध नहीं पाएंगे तो लैंडस्लाइड होगी। इसका एक ही इलाज है कि हम वृक्षारोपण और पेड़ों का जो इस्तेमाल है उसको करें। क्योंकि जिस तरह से ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप शिमला चले जाइए, स्लम टाउन लगता है, आप दूर से देखिए आपको पहाड़ दिखता ही नहीं है, आपको नीचे से ऊपर तक सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिखता है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर लैंडस्लाइड होगा तो क्या होगा? ऊपर से नीचे तक सारे घर बह जाए। और यही होता है गांव के गांव जब बहने लगते हैं। इसीलिए हमने ये देखा कि जोशीमठ में जब पिछली बार 23 में जब बाढ़ आई, हाइड्रो पावर टनलिंग का जब वहां काम चल रहा था, तो जब हाइड्रो पावर टनलिंग का काम चल रहा था जिसके कारण पहाड़ों में क्रैक हुए, जब बारिश आई, मॉनसून आया, तो जो क्रैक्ड पत्थर थे वो जब हिले तो पूरे गांव को साथ में लेके चले गए। तो हमने कहा कि भाई 700 घर एक साथ कैसे बह गए? वो इसीलिए बह गए कि जिन पहाड़ों के ऊपर वो घर बने हुए थे उनके वहां पे क्रैक्स आ चुके थे। वो सिर्फ एक धक्के का इंतजार कर रहे थे, जो मानसून की बारिश ने उसका काम कर दिया। ये हमारे साथ रहा। इसीलिए मेरा निवेदन तो यही है दोस्तों, आप भी इसके बारे में सोचिए
कि अगर हमें पहाड़ों को रोकना है, लैंडस्लाइड को रोकना है, तो एक राष्ट्रीय नीति बनानी पड़ेगी। राष्ट्रीय नीति हम डेवलपमेंट की या टूरिज्म की तो बनाते हैं, लेकिन हिमालय को कैसे प्रिजर्व किया जाए, इस पे एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, और उसका अगर कोई भी उल्लंघन करता है उसको राष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई माननी चाहिए, क्योंकि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो जीवन है, वो हिमालय पे आधारित है। इस बात को हमें समझना होगा। राज्य सरकारें लालच में जमीनों का आवंटन करती हैं, इंडस्ट्रियल पार्क बनाती हैं, टूरिज्म के लिए जगह दे देती हैं, वहां फिर ड्रिलिंग होती है, ब्लास्ट होते हैं, सब कुछ होता है डेवलपमेंट के नाम पे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सब करने से हिमालय का क्या होगा। जिस धरती पे हम कर रहे हैं वो तो फ्रेजाइल है ही, हिमालय कोई बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ पुराना होता है, जो पत्थर है वो आपस में और मजबूती से बंधते हैं। जैसे कि आप अरावली देखिए, अनफॉर्चुनेटली अरावली भी हम लालच के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में 3 बिलियन साल पुराना पहाड़ काटने में लगे हुए। इसलिए कि हमें 10 साल 20 साल के लिए एक मकान बनाना है। ये लालच हमें बर्बाद करके ही छोड़ेगा दोस्तों। लेकिन राज्य सरकारें क्यों काम नहीं करती? उनको भी लालच है कि भाई वोट बैंक नाराज ना हो जाए। डेवलपमेंट के नाम पे हमें टैक्स मिल रहा है, चाहे हम उसका फिर मिसयूज करें, लेकिन टैक्स तो मिल रहा है। और फिर जमीनों की कीमतें हैं, बहुत सारे लोगों की, पॉलिटिशियंस की जमीनें होंगी उनके आसपास, तो उनको वहां से सड़क निकलेगी तो जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे, उनकी कमाई हो जाएगी। कहने का मतलब है कि स्वार्थ जब तक रहेगा, भूस्खलन रहेगा। तो आप इसमें ह्यूमन ग्रीड और लैंडस्लाइड का कोरिलेशन देख सकते हैं। इसमें किसी और को दोष देने की जरूरत है ही नहीं। ये मैन मेड प्रॉब्लम है, और जब तक इंसान का लालच नहीं जाएगा, ये आपदाएं खत्म नहीं होंगी। और अगर हम आज भी बंद करें, तो जब तक हम वहां पे पूरी तरह से वृक्षारोपण नहीं करें, तब तक भी ये लैंडस्लाइड नहीं रुकेगी। तो हम आज तो डैमेज कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आज रोक के उस पर हम एफोरेस्टेशन का काम शुरू करें, तो फिर भी आने वाले 5 साल लगेंगे उसको स्टेबलाइज करने में। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या इतना पेशेंस है हमारी सरकारों में, हमारे समाज में? तो प्रकृति को दोष देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यह हमारा किया दिया है। आपके क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि इस हिमालय को हमें कैसे रोकना होगा? जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।